आप लोग के लिए नरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि 10वीं और 12वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बहुत कम समय में आप लोग के लिए नरेशन चैप्टर को आज मैं कंप्लीट प्रयास करूंगा कि आप लोग को नरेशन समझा दूं, और इसके लिए आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि यही आप लोग के लिए शेयर जितना करेंगे, सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद होगा वह सबसे उद्देश्य जो होगा उससे मेरा पूर्ति होगा। और इस प्रकार से जो है आसानी से आप लोगों को मैं मदद करूंगा एग्जाम के समय में। नहीं तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप लोग क्या ध्यान देना है ज़्यादा इसमें, क्योंकि डिफिनीशन तो पूछता नहीं है। बेसिकली कंसेप्ट आप समझिए कि इसका स्ट्रक्चर अगर माइंड में रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है, फिर भी मैं आप लोग को डिफिनीशन जो है मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से समझाऊंगा। तो नरेशन क्या है, व्हाट इज नरेशन, तो इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि जब कोई वक्ता या जब कोई व्यक्ति किसी बात को कही गई बात को कहता है, किसी वक्ता के शब्दों में कहता है, हूबहू कहता है, या हूबहू न कहकर उसकी सारांश को अपने शब्दों में कहता है, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। ठीक है। अब नरेशन में दो बातें इसमें हमने जिक्र किया। क्या, एक जो है कोई वक्ता जो है उस वक्ता के शब्दों में कहता है, हूबहू कहता है। तो हूबहू कहता है तो वो जो हो गया हमारा क्या हुआ, वह जो हुआ हमारा डायरेक्ट हुआ, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसके बात को बोला, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। वो हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। और दूसरी बात क्या कही जा रही है उसको ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात उसमें क्या है, या उसके शब्दों में न कहकर, यानी हूबहू न कहकर उसकी कही गई बात को, सारांश को अपने शब्दों में कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। कहने का मतलब क्या, हम जब उसको उसके बात को जो है हम नहीं उसके शब्द में करें, कहने का मतलब क्या, प्रत्यक्ष रूप से उसको व्यक्त करें, तो ये जो हुआ हमारा अप्रत्यक्ष कथन हो गया। ये जो हो गया हमारा अप्रत्यक्ष कथन हो गया। जब यह अप्रत्यक्ष कथन हो गया और ये तो हमने उसके बात को, उस वक्ता के बात को हमने उसी के शब्दों में व्यक्त किया, तो ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष कथन। ठीक। इसके बाद जब हम समझ गए, दोनों का डेफिनेशन भी हमारा स्वयं निकल गया यहां से, कि जब कोई वक्ता या जब कोई व्यक्ति किसी बात को उसके शब्दों में हूबहू कहता है, उससे हम डायरेक्ट नरेशन करते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि हूबहू न कहकर अपने शब्दों में उसके सारांश को व्यक्त करता है, उससे हम इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं। अब समझेंगे, ध्यान से गौर से समझेंगे आप। जैसे हम आपको बता रहे हैं, राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम पुअर। ये देखिए, राम कहता है मैं गरीब हूं। यहां पर बिल्कुल जो है प्रत्यक्ष रूप से बात कही जा रही है, तो यह जो हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। ये जो हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन हम इसी बात को हम इनके शब्दों में ना कहकर, इनके शब्दों में ना कहकर मैं बोलूं, राम says that he is poor. राम says that he is poor. राम कहता है कि वह गरीब है। तो कहने का मतलब मैं इसी बात को बोला, लेकिन मैं अपने इन्हीं बात को बोला, यानी कहने का मतलब इसमें भी गरीबी की बात हो रही थी।
और यहाँ आई जो है, मैं जो है किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। यहां भी जो है ही किसके लिए है? राम के लिए आया है। तो कहने का मतलब हुआ कि यह अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, यानी इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। क्यों इनडायरेक्ट नरेशन हुआ? मैं इन्हीं के सारांश और समरी को जो है अपने शब्दों में व्यक्त किया, तो यह हमारा हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन का हमने अच्छे से डिफिनेशन के साथ समझ गए। मैं एक शब्द आप लोगों को भूल जा रहा हूं कि भाई आपको ये कोई पूछ सकता है, एक और बात आपसे पूछेगा कि नरेशन जो शब्द है कैसे बना है। बाई चांस यदि आप लोग से कोई पूछ दिया तो नरेशन जो शब्द है वो नरेट शब्द से मिलकर बना है। नरेट का हिंदी होता है टू से, यानी कि कहना। यानी जब कोई वक्ता, मैंने पहले ही बताया डिफिनेशन में, टू से मैंने कहता है, अप्रत्यक्ष रूप से कहेगा चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बोलेगा। जो नरेट ग्रीक शब्द है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देंगे बात को। अब बात है नरेशन के लिए, नरेशन के लिए सबसे जरूरी बातें क्या है? आप लोगों को नरेशन जानकारी के लिए सबसे जरूरी चीजें है कि इसमें कुछ मुख्य बिंदुएं होती है नरेशन से संबंधित, ठीक है। तो उसलिए इस बात को आप लोग ध्यान देंगे कि नरेशन से संबंधित अब कुछ मुख्य बिंदुएं पर हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। नरेशन से संबंधित, नरेशन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं, कुछ मुख्य बिंदुएं। तो नरेशन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं क्या है हमारा? तो नरेशन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं में सबसे जरूरी चीजें आप लोग को क्या ध्यान देने वाला है कि रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए हम लोग नरेशन क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम लोग इसमें सबसे पहला बात, इसमें अंतर हम लोग नहीं देख पाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है। फिर इसके साथ साथ उसके पर्सन को नहीं समझ पाते हैं, कौन किस पर्सन में, कौन किस केस में है। यदि हम लोग इन सब बातों को, स्ट्रक्चर को नहीं दिमाग में रखते हैं, जिसके कारण हम लोग को नहीं समझ में आता है। तो चलिए सबसे जरूरी इसमें मुख्य बातें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें है नरेशन समझने के लिए आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? तो इन्वर्टेड कोमा की, इन्वर्टेड कोमा की बाहर वाले वाक्य को, बाहर वाले वाक्य को, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखेंगे बात अब आता है कि इन्वर्टेड कोमा होता क्या है ना। ध्यान से समझेंगे। ही से कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसको कोमा बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। आई एम पुअर, मैंने बोला था ना, आई एम पुअर। तो यहां पर ये हमारा इन्वर्टेड कोमा हुआ। ये भी हमारा इन्वर्टेड कोमा हुआ। और इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर हमारा सेंटेंस क्या है? ही सेज है। तो ही सेज जो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। समझे? अब हमारा बात रिपोर्टिंग वर्ब जब समझिए, यानी हमने डेफिनेशन में भी वही बात को लिखा है, ठीक है। अब आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब जब समझ में आ गया तब हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि यही सब अगर बिंदु अगर आप लोग को दिमाग में रहेगा तभी, क्योंकि इसी वर्ड को यूज करके नरेशन को जो है सारे जो स्ट्रक्चर को, रूल को तैयारी की जाती है और उसी के माध्यम से आपको समझाई जाती है, इसलिए इसको ध्यान देंगे। अब है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें क्या है कि इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा
कि भीतर वाले वाक्य को इन्वर्टेड कोमा के भीतर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आर एस मने समझिएगा कि रुपया, ये नहीं, आर मने रिपोर्टेड मने स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख चुका हूं आर भी मने रिपोर्टिंग, भी फॉर भर। अब एग्जाम्पल में हम समझेंगे। हमने क्या दिया, ही सेज आई एम पुअर। एक एग्जाम्पल एक और दे देते हैं। तो यहां देखेंगे इन्वर्टेड कोमा कहां है, तो इन्वर्टेड कोमा हमारा यहां पर है। इधर भी है इन्वर्टेड कोमा, और इस इन्वर्टेड कोमा के बीच में हमारा क्या है वो देखेंगे। तो यही जो इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो है वाक्य हमारा आई एम पुअर, तो आई एम पुअर जो होगा वो हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। इस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया। तो तीसरा पॉइंट है वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यहीं पर समझ लिया जाए, क्योंकि फिर बड़ा वीडियो हो रहा है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर एम जो होगा वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने ये नरेशन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को आप लोगों ने समझा। अब इसके बाद में आप लोग को बहुत अच्छे से ये नरेशन को चेंज करने को सिखाऊंगा। इसको आप लोग ध्यान से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आपको सरल भाषा में आज मैं आप लोग को नरेशन लेकर आया हूं, और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आप लोग को एक कंप्लीट करा दूं। अब इसके बाद नरेशन कितने प्रकार से चेंज होती है उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो नरेशन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से ही चेंज की जाती है। आखिर वो कौन कौन है? तो फर्स्ट है बाबू, आप लोग को मैं बता रहा हूं, चेंज ऑफ पर्सन, और सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 प्रकार से ही हम लोग नरेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो मैं आप लोग को आज फर्स्ट बताऊंगा कि चेंज ऑफ पर्सन के माध्यम से कैसे चेंज करते हैं नरेशन को। चेंज ऑफ पर्सन है ना। तो चेंज ऑफ पर्सन के लिए सबसे बड़ी चीजें ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय यह ध्यान दे कि
यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो केवल पर्सन को बदलें। केवल पर्सन को बदलें। ये बातें हम लोग को ध्यान देने वाली चीजें है। सो आप लोगों को ये दिमाग में रखना होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय यह ध्यान दे कि यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पर्सन ही केवल उसमें चेंज करिएगा। इसके साथ साथ दूसरी बात यह ध्यान देने वाली चीजें हैं, आप लोग को मैं बतला दे रहा हूं कि यदि आपको इसमें दूसरी रूल आपको क्या है कि आखिर पर्सन को आप चेंज करिएगा तो कैसे चेंज करिएगा। तो इसके लिए वह आपको एक ट्रिक्स है जो आप लोग के बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक्स है SON by 1 2 3। यानी इसका तात्पर्य क्या होता है सो समझेंगे। कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी 1 2 3 का मतलब क्या, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ध्यान से समझेंगे बाबू, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग टू है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलें। ये बात को ध्यान देना होगा। दूसरा है सेकंड यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें। अनुसार बदले। और 3 का माने होता है थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज यानी कि उसको चेंज नहीं करना है। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब ये काम जो है आपको पर्सन और पर्सन तो सबसे बड़ी जो ये है कि आपको पर्सन समझ में आना चाहिए कि कौन फर्स्ट पर्सन में, कौन सेकंड पर्सन में, कौन थर्ड पर्सन में है। तो इस प्रकार से आपको इसी के माध्यम से जो है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलिएगा तो ये ध्यान देने वाला होगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ये जो भी होगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखना होगा। रिपोर्टेड स्पीच यदि फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, और सेकंड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, और थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं करेगा। ये बात को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय ध्यान देने वाली चीजें है। इसके बाद में आपको सबसे बात है कि पर्सन आपको समझ में आना चाहिए कि पर्सन कैसे भाई हम पहचानेंगे, क्योंकि पर्सन नहीं आपको पहचानेगा तो इसमें सबसे बड़ी समस्याएं आएगी। तो पर्सन को हम चलिए आपको एक टेबल बताएंगे, उस टेबल के माध्यम से आपको ध्यान देना होगा। तो वह टेबल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो आपको नरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए टेबल बनाने के लिए भी तैयार आप लोग हो जाएं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बात की पर्सन से संबंधित होगा, और पर्सन से संबंधित के बाद इसमें आपको केस पर भी ध्यान देना रहता है बाबू। तो केस आपको क्या है तो ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े होंगे जब केस चैप्टर पढ़ाई गई होगी तो उस समय बताया गया होगा आप लोगों को कि केस जो है ऐसे बहुत सब्जेक्टिव केस, उसके बाद पोसेसिव केस, इसके बाद आप लोगों को नरेशन के लिए से एक और नॉमिनेटिव केस भी होता है। लेकिन नॉमिनेटिव केस से हम लोग को उतना नहीं अभी ताल्लुक के रखना है बाबू। नरेशन के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट 3 ही केस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, और वह क्या है बाबू तो मैं बताऊं तो पर्सन के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे तो वह
वह पहले केस जो है, पहले आपको यही पर्सन और केस समझ में आ गया तो नरेशन को गड़बड़ा के बनाएगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो वह फर्स्ट पर्सन में क्या होता है सो समझेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग जानते क्या है कि इसमें एक आई होता है और दूसरा क्या होता है, वी होता है। आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन में। तो आई जो हुआ सब्जेक्टिव केस हुआ, वी भी हुआ सब्जेक्टिव केस, और आई का पोसेसिव केस होता है माई और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ध्यान देंगे वी का जो होता है वो हमारा क्या होता है, आवर होता है, और वी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी पर यह फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको बताया, यह कौन पर्सन में है बाबू, फर्स्ट पर्सन में है। और फर्स्ट पर्सन के बाद आपको आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन भी आप ध्यान देंगे तो सेकंड पर्सन में आता है बाबू यू। क्या आता है, यू, और यू का क्या होता है, योर होता है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रह जाता है। अब आपको है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है सो ध्यान देने वाली चीजें हैं, इसको आप लोग गौर से समझेंगे, क्योंकि यही आप लोग नहीं ध्यान देंगे, पर्सन नहीं बुझाया तो नरेशन आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से समझेंगे। इसमें आता हमारा थर्ड पर्सन में ही, सब्जेक्टिव केस में सी, इट, दे, और उसके बाद आपको आता क्या है, नेम आता है। उसके बाद ये आई एम सॉरी, यहाँ पर ही से इट, यहाँ पर आपको दे के बाद यहाँ पर हम आपको एक इट लगा देते हैं, ही से इट हो जाएगा आपको। इसके बाद नेम आपका होगा। अब नेम पर आपको मेल एंड फीमेल गौर से देखना होगा बाबू। अब इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो थर्ड पर्सन में ही से इट दे नेम आपका आएगा थर्ड पर्सन में। अब इसका पोसेसिव केस क्या होता है, तो ही का आपको हिज हो जाता है। इसके बाद आपको क्या, सी हिज हो गया आपको पोसेसिव केस, और ये हो गया हिम। इसका सी का आपका हो जाएगा हर, ये हो जाएगा हर। हर्ष भी होता है, कहीं कहीं आपको हर्ष भी मिलेगा। इट का इट्स हो जाएगा, इसका इट हो जाएगा। दे का देयर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाता है। और नेम यदि पुलिंग है, फीमेल है, तो वहां पे आप हीज का भी प्रयोग कर सकते हैं या हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुलिंग के लिए हिज प्रयोग करिएगा या हर प्रयोग करिएगा, स्त्रीलिंग के लिए हर, पुल्लिंग के लिए हिज, या आप नाम भी लिख सकते हैं, समझे, ये नेम के अकॉर्डिंग टू। और यहाँ पर आप हिम भी प्रयोग कर सकते हैं और हर भी प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देंगे, लेकिन हाँ आपको मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग टू देखना होगा, ठीक है। अब आपसे एक और बातें चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि माई कौन, मान लीजिए आप तो क्यों जानते थे, पढ़े थे कि यही सब जो होता है आपका पर्सन होता है, लेकिन अब यहां भी पर्सन पे भी गौर करना होगा कि माई जो हुआ आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, मी भी हुआ फर्स्ट पर्सन, अस भी हुआ फर्स्ट पर्सन, आवर भी हुआ फर्स्ट पर्सन, वी भी हुआ फर्स्ट पर्सन, आई भी हुआ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपको ये तीनों आ जाएगा, थर्ड पर्सन में इस टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से आपको मैंने बतलाया। अब आपसे फिर अब नरेशन में अब आपको चलते हैं, कैसे आपको नरेशन बनाना है, सो गौर से समझेंगे। अब आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाएंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अब गौर से देखेंगे, जैसे ही दूसरी एक और रूल नंबर 2 था, इसके बाद रूल नंबर 3 आप ध्यान देंगे। ये टेबल को आप नोट में रखेंगे, नोट में लिखिएगा, ठीक है। रूल नंबर 3 कि यदि सी जो होगा, सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको, सी के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, C2 के बाद यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप C2 को टेल में बदलेंगे, और यदि C2 होगा तो वहां पे आप टेल्स में बदलेंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान देंगे। चलिए हम देखते हैं, ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सेज टू, यहां पर एक और एक वाक्य बदल देते हैं, he says to them,
दोबारा में मैं समझा दे रहा हूं। He says to them, comma inverted comma, I am your friend। गौर से देखेंगे, अब यहां पे हम सेंटेंस हमारा डायरेक्ट नरेशन में है, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन में है। अब इसको हम गौर से समझेंगे। पहले बात की रिपोर्टिंग, इसमें अब देखिए नरेशन बनाने से पहले सतर्कता आपको यह ध्यान देने वाला होगा। बातें क्या ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यह पहचानिएगा बाबू, तब आपको नरेशन बनाने आएगा। फर्स्ट काम क्या करें कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचानिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, यह जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, ये जो हमारा हो गया वह रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये जो हमारा हो गया वह रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, जब ये समझ में आ गया, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अब इसके बाद अब आपको रूल कहता था कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसको जो है आपको क्या करना है कि ये पहचान की रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद आपको क्या करना है कि पर्सन को चेंज करना है। किस चीज को चेंज करना है, पर्सन को। तो पहले हम कैसे क्या करेंगे, पर्सन पहचानेंगे। ठीक है, तो पर्सन पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन है, यह देखना है, ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच कौन है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन है, सो गौर करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच हमारा है। सो सेंटेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें देखना होगा पर्सन। तो आई कौन पर्सन में है, तो आई कौन पर्सन में है, हमारा फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, हमारा फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हमारा है आई है। तो आई जो है सब्जेक्ट, तो आखिर सब्जेक्ट किसका, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वो गौर करेंगे बाबू। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो आई जो है वह किस में बदल जाएगा, हमारा ही में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ही में। यानी आई के बदले हम क्या लिखेंगे बाबू, ही। ठीक है, अब देखेंगे योर, ये इसके बाद इसके साथ साथ अब आई जो है हमारा कौन केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में है। एस फॉर सब्जेक्टिव, सी फॉर केस। तो यहाँ पर आई का जो सब्जेक्टिव केस हमारा होगा, यानी हम जब बदलेंगे ही, तो ही के लेकर होगा, तो ही जो होगा हमारा सब्जेक्ट में ही होगा, यानी सब्जेक्टिव केस ही होगा। देख लेंगे हमारा आई का जब चेंज होगा सब्जेक्टिव केस में तो ही हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग टू मैंने चेंज किया है। अब आपको देखना है यहाँ पे योर, तो योर यहाँ पर देखना है, तो योर हमारा कौन पर्सन में है वो देखेंगे गौर से। तो योर जो है हमारा सेकंड पर्सन है। सो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सो आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, वो भी किसके, तो रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सो देखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा देम है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है देम है। अब यह देम, अब इसके बाद हम देखेंगे कि योर कौना केस में है, योर कौना केस में है। तो योर जो है आपको पोसेसिव केस में है। तो देम का पोसेसिव केस क्या होता है बाबू, देम का पोसेसिव केस देखिए, देम का पोसेसिव केस आपको क्या है, देयर है। तो देम का पोसेसिव केस क्या होगा, आपको देयर होगा। इस प्रकार से जब हम नरेशन बनाएंगे तो इस प्रकार से पर्सन और केस को ध्यान से देखेंगे। चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ही जैसे कि आपका तैसे रहेगा, सेंस टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेंस टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो उसको टेल्स में बदलिएगा, है ना। अब टेल्स, उसके बाद देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का रूल 4 में आप ध्यान देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट में बदलिएगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में बदलेंगे, डेट में बदलेंगे। अब आई किस में चेंज हो जाएगा, आपका ही में हो जाएगा। ही के साथ प्रयोग क्या करते हैं, इज। और योर किस में चेंज हो गया है, देयर में हो गया है।
और फ्रेंड जैसे कि आपका क्या होगा ऐसे। इस प्रकार से हमने आपके लिए नरेशन जो है, चेंज ऑफ पर्सन जो है आप लोग को समझाया, और इस बात से यह इनडायरेक्ट नरेशन में हमने आपको क्या किया, चेंज कर दिया। ही टेल्स देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट ही इज देयर, क्योंकि यहाँ पर यो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट कौन सा बदलता है, तो देम जो है देयर में बदल जाएगा, और पोसेसिव केस में तो जब भी हम लिखेंगे तो पोसेसिव केस में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा देयर, इसका फ्रेंड है तो फ्रेंड। इस प्रकार से आपको इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लेकर आप लोग को समझाया, और इस प्रकार से आज मैंने चेंज ऑफ पर्सन आप लोग को बताया। इसके लिए धन्यवाद, और आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, स्ट्रक्चर को ऑफ पर्सन को जरूर ध्यान देंगे। इस वजह से नरेशन आप लोग को फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा चेंज ऑफ टेंस। धन्यवाद, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, यही आप लोग के लिए शक्ति और मैं समर्थता के लेकर आप लोग की तैयारी में मैं जुटूंगा। धन्यवाद आप लोग के लिए, दीपक ट्यूटोरियल चैनल के लिए धन्यवाद।